नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। राजधानी दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। राजधानी दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई है और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम चर्चा मानी जा रही है। ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य सचिव पीटर काइल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीरें जो हैं सामने आई है। बता दें कि आपसी व्यापार को लेकर बातचीत की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुलाकात से भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में दक्षिणी अफ्रीका के उपराष्ट्रपति जो हैं वो लगातार दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वितीय संबंधों, व्यापार, निवेश और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में आपसी रणनीति को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया है और ये मुलाकात भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध को नई दिशा मजबूत देने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। के अन्नामलाई से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है और इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी अब सामने आई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली नगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खुर्जा रोड स्थित एक नाले में युवक का शव बरामद हुआ है। नाले में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मृतक की पहचान सलेमपुर कायस्थ निवासी विपिन के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक विपिन ई रिक्शा चालक था और पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी। शव मिलने की खबर के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं इलाके में भी दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद से शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि युवक की मौत हादसा था या फिर कोई लापरवाही। इसके बाद से 3 दिन से युवक जो है वो लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद से ये शव बरामद हुआ है। वहीं यूपी के हापुड़ जिले में देर रात एक सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है, जहां पर डकैती की वारदात ने पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गिरधारी नगर स्थित उद्योगपति और समाज सेवी नरेंद्र अग्रवाल के घर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश जो है वो परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 2 घंटे तक घर में तांडव मचाया और लाखों रुपए की नकदी, 1 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण समेत कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र अग्रवाल के पोते सिद्धांत को देर रात घर पहुंचने के दौरान ये बड़ी घटना हुई है। घर में घुसते ही बदमाशों ने नरेंद्र अग्रवाल, उनकी पत्नी, पोते और चौकीदार को बंधक बना लिया और इसके बाद से पूरे घर की तलाशी ली। अलमारियों और लॉकरों में रखे कीमती सामान को समेटकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंद सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। यूपी की महत्वाकांक्षी नया नोएडा परियोजना को लेकर अब बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होने वाले नए नोएडा यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद DNGIR को गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है और इसके लिए 72 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा नया नोएडा के क्षेत्र और आसपास के गांव से होकर गुजरेगा। प्राधिकरण की इस योजना को देखते हुए बेहद ये योजना खास मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में आवागमन और अधिक होगा और इस परियोजना का पूरा होने के बाद से नया नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। वहीं क्षेत्र में आधारभूत ढांचों को मजबूत करने के लिए 18 मीटर
चौड़ी सड़कों को 24 मीटर तक वास्तविक करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईस्टर्न फेरीफेल को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि नया नोएडा आने वाले समय में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और निवेश का केंद्र बनकर उभरेगा। नोएडा की सेंट्रल जोन पुलिस को गुम हुए मोबाइल फोन को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मोबाइल फोन बरामद करने का अभियान में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध की सर्विलांस टीम ने CEIR पोर्टल और आधुनिक तकनीक की मदद से करीब 35 लाख रुपए की कीमत के 121 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल साल 2020 से लेकर मई 2026 तक के बीच के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अधिकांश मोबाइल बाजारों, बसों और ऑटो और मेट्रो में खोए थे और सर्विलांस सेल ने तकनीकी विशेषज्ञ और ट्रैकिंग के जरिए इन मोबाइल फोनों को पता लगाकर उन्हें बरामद कर लिया है। इसके बाद से सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है और लंबे समय के बाद से मोबाइल वापस मिलने के बाद से लोगों के खुशी के चेहरे लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस टीम को आभार व्यक्त कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम या फिर चोरी हुए मोबाइल फोनों को ट्रैक करने में काफी मदद मिल रही है। पुलिस का मानना है कि इस तरह के अभियानों से नागरिकों का भरोसा जो है वो पुलिस पर बना रहेगा। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियानों के तहत आज सेंट्रल सर्विलांस टीम नोएडा के तहत के सराहनीय कार्य के माध्यम से आज थाना सूरजपुर के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 121 गुमशुदा मोबाइल, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए है, उनके मालिकों तक उनको पहुंचाया है आज मोबाइल को। और इनमें जो सबसे पुराना मोबाइल जो हम लोगों ने रिकवर किया है वो लगभग 2020 का था, जो गुमशुदा था, जो अब जाके चला और पुलिस को उसकी जानकारी मिली, जिसको रिकवर किया गया है। सर, वो भिन्न भिन्न जगहों से रिकवर हुए हैं जो चल रहे थे CEIR पोर्टल के माध्यम से, और हमारे थाने में जिन मोबाइल को गुमशुदगी थी उनको लगातार हम सर्विलांस से ट्रैक कर रहे थे और जिसमें हमें यह सफलता मिली। कितने अनुमानित कीमत इनकी 35 लाख रुपए है और इनकी संख्या दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने MCD कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए न्याय और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई और इस दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली MCD पर भ्रष्टाचार, वसूली और रिश्वतखोरी के आरोप लगाते हुए सांकेतिक रूप से नकली नोट के बंडल भी फेंके गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर गोली लगने से घायल हुए 17 साल के किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले में अब तक एक नाबालिग को हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में LPG सिलेंडर में हुए धमाके के बाद से एक मकान गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू किया। बता दें कि आउटर डिस्ट्रिक्ट के DCP हर्षवर स्वामी ने बड़ा बयान दिया है और अब तक 11 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत में बर्तनों को रंगने की फैक्ट्री संचालित होती थी, जहां पर बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर की जा रही थी और इसी दौरान धमाका हुआ और इमारत ढह गई। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी के अंदर फंसे होने की सूचना नहीं है। हालांकि NDRF की टीम डॉग स्क्वाड सहित एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब यहाँ से एक कॉल आई थी बिल्डिंग, यहाँ पे आसपास के इलाके में हमारी ERB गश्त कर रही थी और कुछ लोकल पुलिस का स्टाफ जो आसपास रहता है, इन्होंने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से लगभग 11 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है जो अभी हॉस्पिटल में है। एक लेडी जो बर्न इंजरी के कारण क्रिटिकल है, उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया है
यहाँ पे बेसिकली एक यूटेंसिल को कलर करने वाली फैक्ट्री यहाँ पे चलती थी और ये GR+1 की एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर भी हमें मौके पर दिख रहे हैं और एक गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का मतलब बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है जैसे अभी प्राइमा फेसाई लग रहा है और मौके पर जैसे कि आप देख रहे हैं NDRF की टीम आई हुई है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, लोकल पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। आज सुबह 9:30 यूपी के मुजफ्फरनगर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची एक विधवा महिला ने जिला अस्पताल के डॉक्टर और अस्पताल विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि उसके 14 साल के मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी के इलाज के दौरान उससे पैसे की मांग की गई है और बाद में इलाज में लापरवाही के चलते उसकी बेटी का पैर और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित महिला रेशमा के अनुसार करीब 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। 1.5 माह पहले उसकी बेटी के पैर की हड्डी टूट गई थी जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए उसने 25,000 रुपये मांगे गए थे और आर्थिक रूप से कमजोर और विधवा होने के कारण उसे असमर्थता जताई थी और इलाज से मना कर दिया गया था। इसके बाद से उसने डीएम से गुहार लगाई और कथित तौर पर निःशुल्क इलाज के तौर पर निर्देश भी दिया गया। महिला का कहना है कि इसके बावजूद भी 8,000 रुपये लिए गए हैं और बाकी रकम बाद में देने की बात कही गई है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने उसकी बेटी का घुटना जबरन मोड़ दिया जिससे पैर की हड्डी दोबारा टूट गई। महिला का दावा है कि एक्सरे रिपोर्ट में भी हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। सीएमओ का कहना है कि सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। कि मेरी लड़की की रान की हड्डी टूट गई थी 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने हो गए। तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के 25,000 लगेंगे। मैं बोली मेरे सिर पे आदमी नहीं है, कमाने वाला नहीं है कोई, मैं ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, मैं कहाँ से लूंगी 25,000। तो मेरी लड़की पड़ी रही वहाँ। फिर मैं डीएम साहब के पास आई थी। फिर डीएम साहब मुझसे पैसे मांग रहे, मैं कहाँ से दूँ, मेरी लड़की का ऑपरेशन होना है। फिर डीएम साहब ने उन्हें ऑर्डर किया थे, सीएमओ साहब को फोन किया था, सीएमएस को, कि लड़की का ऑपरेशन फ्री में होना चाहिए। फिर सब डॉक्टर एक मुँह हो गए थे, कहने लगे डीएम साहब के पास क्यों गई, क्या है डीएम, अरे डीएम थोड़े करेंगे ऑपरेशन, अरे अब नहीं होता ऑपरेशन, मना करने लगे, अब नहीं होने का, लड़की मर जाएगी। और लड़की पागल है तो मर भी गई तो क्या हुआ। मैं बोली मैं इस तरह ना को, लड़की मर गई तो क्या होगा, लड़की मेरी है, मैं क्यों मारूं अपनी लड़की को। फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी कि ऑपरेशन नहीं करना बिल्कुल भी, डीएम साहब के पास जाओगी वही करेंगे ऑपरेशन। एक्चुअली ये सब चीजें बिना दूसरी ओपिनियन जाने हुए तो कहना मुश्किल है, तो इसकी हम लोग एक जांच करा लेंगे और पूरी गहन इसकी जांच के बाद हम लोग उस पर अगर कोई नीड है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में चोरी की बिजली तारों की बरामदगी को लेकर पुलिस और व्यापारियों के बीच जमकर टकराव हो गया है। बता दें कि कस्बे में स्क्रैप व्यापारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पहुंची पुलिस टीम को स्थानीय व्यापारियों ने विरोध भी किया और जिसके बाद से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई एक दिन पहले पकड़े गए बिजली तार चोरों से मिली जानकारी के आधार पर कर रही थी और इसी दौरान एक सिपाही द्वारा पिस्टल तानने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाने के लिए पिस्टल तानी, जबकि पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने आरोपी को छुड़ाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। पुलिस का दावा है कि विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तारी के बाद से मिली सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वायरल वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और दोनों व्यापारियों के बीच हुए पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और जबकि सभी की नजरें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। थाना ककोड़ के कस्बे से संबंधित एक वीडियो संज्ञान में आया है। जांच से यह जानकारी हुई कि कल दौरान पुलिस गश्त 3 संदिग्ध नवयुवक पकड़े गए थे तथा उनके पास से चोरी के औजार भी मिले थे और गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कस्बे के ही एक निर्माणाधीन घर से उन्होंने तार चोरी कर कस्बे के ही एक व्यापारी को बेचा है। अग्रिम पूछताछ व कार्रवाई हेतु तो पुलिस उस व्यापारी के पास गई, लेकिन तभी वहां पर अन्य उग्र व्यापारियों द्वारा काफी विरोध किया गया। अपने सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मी ने पिस्टल निकाल लिया। घटना के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना ककोड़ के कस्बे से संबंधित
मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन किसान प्रहारी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी यूरिया की कालेबाजारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में सामने आया है कि आरोपी किसानों के लिए निर्धारित सरकारी यूरिया को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में भेजकर फैक्ट्रियों को सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक ये यूरिया मुख्य रूप से प्लाईवुड फैक्ट्री में ग्लू बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। कार्रवाई के दौरान तनवीर, राहिल, रियास, मोहित और मनीष समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सौरभ, रोहन और सूर्या प्रताप को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गिरोह की रेकी और मूवमेंट में इस्तेमाल की जा रही एक कार को भी बरामद किया है। पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क और सप्लाई चेन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सरकारी सब्सिडी वाले यूरिया को किसानों तक पहुंचने से पहले ही खरीद कर अवैध रूप से हरियाणा समेत अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। थाना जानसाड़ पुलिस और एसओजी देहात टीम की संयुक्त कार्रवाई जो है वो निकलकर सामने आई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है और अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस में एक इनपुट मिला था, एक टिप ऑफ मिला था, जिसके परिदृश्य में पिछले 10 से 15 दिनों में इस पे कार्य चल रहा था कि सरकारी जो किसानों के लिए यूरिया सप्लाई होती है उसका कुछ अवैध ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस संदर्भ में एसपीआरए उनकी टीम द्वारा पूरे शिद्दत से काम किया जा रहा था और जानसठ पुलिस तथा एसओजी सर्विलांस के संयुक्त प्रयास से अभियान से तथा एग्रीकल्चर अफसर के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। इस इनपुट के आधार पर जब चेकिंग की जा रही थी कल 1 तारीख को, तो उसमें एक कैंटर और 2 पिकअप गाड़ियां, एक आरा गाड़ी के साथ 5 लोग मौके पर गिरफ्तार होते हैं। टिप ऑफ के आधार पर उनके पास से 454 कट्टे जो है यूरिया की जो सरकारी सप्लाई होती है वो बरामद किया गया है, जो कि निश्चित तौर से किसानों का हक मार रही थी, जो किसानों को सप्लाई होना चाहिए था। जालौन क्षेत्र में एक युवक का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं के दातागंज कस्बे में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैला दी है। कुत्ते ने अलग अलग स्थानों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग समेत करीब 2 दर्जन लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायलों के पहुंचने से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ लग गई है। डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से पागल कुत्ते को जल्द पकड़ने की मांग की है। शाम करीब 5 बजे के करीब एक साथ 5-6 लोग और उसके बाद धीरे धीरे और लोग आते गए और सब लोग ये बता रहे थे कि दातागंज अर्बन एरिया में ही बहुत लोग को एक करके कुत्ता गली में घूम के काट रहा है। तो कुल करीब 17 लोग हमारे पास आए हैं। हमने अलग अलग जगह गाँव के हैं जो कि किसी बाजार करने के वास्ते कराए हैं और इन सभी का उपचार करके इंजेक्शन वगैरह जो भी है सबका हमने उपचार यहाँ पे कर दिया था। तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था स्कूटी पर, उसके पहले काटा। फिर एक चाट वाला चाट बेच रहा था सर, उसके काटा। फिर उसके बाद थोड़ा आगे भाग के गया, जब तक हम गए इनके पास तब तक ये खड़े हुए थे, वैसे ही इनके पैर में काट लिया। फिर उसके बाद आगे की तरफ मंडी की तरफ भागते हुए चला गया। हाँ जी सर। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ऐसे यहाँ तो माए कितने लोगों को लगभग काटा होगा? हाँ लगभग सर 18 लोगों। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के खंभे में उतरे करंट से बड़ा हादसा हो गया। दीपपुर गांव के पास करंट की चपेट में आने से 6 बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने का प्रयास कर रही एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।